एक बूढ़ा आदमी जो पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाता था, वह अपनी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि भीड़ में छिपा एक साया उसकी जान लेने के लिए तैयार खड़ा है। 3 गोलियां चलीं और पूरा देश अनाथ हो गया। आखिर क्या हुआ था उस शाम और क्यों पुलिस की आंखों के सामने इतना बड़ा मर्डर प्लान एग्जीक्यूट हो गया? क्या वाकई इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर यह किस्मत का लिखा हुआ कोई खेल था? इस कहानी के हर मोड़ पर एक ऐसा सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी जाती हैं। यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और चारों तरफ नफरत की आग फैली हुई थी। दिल्ली में शरणार्थियों की भीड़ थी और हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर हमारा क्या होगा। माहौल में इतना तनाव था कि माचिस की एक तीली भी पूरे शहर को जलाने के लिए काफी थी। नाथूराम गोडसे और उसके साथियों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि गांधी जी पाकिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा नरम हैं और भारत के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। यह गुस्सा तब और बढ़ गया जब गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए भूख हड़ताल यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दी। गोडसे और उसके गुट को लगा कि यह तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्हें लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और कुछ बड़ा करना ही होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 30 जनवरी से ठीक 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को भी गांधी जी को मारने की कोशिश की गई थी। उस दिन बिड़ला भवन में मदन लाल पाहवा ने एक बम धमाका किया था। वह धमाका गांधी जी की प्रार्थना सभा से कुछ ही दूरी पर हुआ था। मकसद सिर्फ डराना नहीं था बल्कि उस अफरा तफरी में गांधी जी को खत्म करना था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ लेकिन निशाना चूक गया। उस दिन प्रार्थना सभा में भगदड़ मच गई थी मगर गांधी जी अपनी जगह से हिले तक नहीं। वह शांत बैठे रहे जैसे उन्हें मौत का कोई डर ही ना हो। मदन लाल पाहवा को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि मदन लाल के पकड़े जाने के बाद भी पुलिस बाकी साजिशकर्ताओं तक क्यों नहीं पहुंच पाई। मदन लाल ने पुलिस को इशारा भी किया था कि वह अकेला नहीं है और उसके साथ ही वापस आएंगे। यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर पुलिस की लापरवाही जिसने गोडसे को दूसरा मौका दे दिया। अगर उस दिन पुलिस ने थोड़ी और सख्ती दिखाई होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। मदन लाल की गिरफ्तारी के बाद गोडसे और नारायण आप्टे वहां से भागने में कामयाब हो गए। वे दिल्ली से निकलकर कानपुर और फिर बंबई चले गए। उनके दिमाग में फेलियर का डर नहीं बल्कि बदले की आग और ज्यादा भड़क गई थी। वे जानते थे कि अब उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी लेकिन वे पुलिस की नाक के नीचे से निकल गए। यह लुका छिपी का खेल शुरू हो चुका था। गोडसे को यह महसूस हो रहा था कि यह काम भगवान ने उसे सौंपा है। वह एक अजीब से जुनून में था जिसे पागलपन भी कहा जा सकता है। इधर दिल्ली में सुरक्षा तो बढ़ाई गई लेकिन वह नाकाफी थी। बिड़ला भवन में आने जाने वालों की तलाशी लेने की बात उठी थी लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना सभा में जो भी आना चाहे आ सकता है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। गांधी जी का यही भरोसा उनकी जान का दुश्मन बन गया। उधर गोडसे और आप्टे फिर से एक नई स्ट्रेटेजी बनाने में जुट गए। उन्हें पता था कि बम से काम नहीं चलेगा, इसलिए अब उन्हें एक ऐसा हथियार चाहिए था जो सटीक हो और धोखा न दे। कहानी का यह मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से तय हुआ कि गांधी जी की हत्या बम से नहीं बल्कि पिस्तौल से होगी। वे एक ऐसी पिस्टल की तलाश में थे जो साइज में छोटी हो लेकिन जिसका वार खाली न जाए। 20 जनवरी की नाकामी के बाद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के पास वक्त बहुत कम था। वे जानते थे कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है और अगर वे ज्यादा दिन रुके तो पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत प्लान बदला और एक बेहतरीन हथियार की तलाश शुरू कर दी। वे बंबई से ग्वालियर पहुंचे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वहां उन्हें एक अच्छी ऑटोमेटिक पिस्टल मिल सकती है। ग्वालियर में उनकी मुलाकात दत्तात्रेय परचुरे से हुई। यह वह दौर था जब हथियार मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब इरादे खतरनाक हों तो रास्ते भी मिल ही जाते हैं। वहां उन्हें एक बेरेटा पिस्तौल मिली। यह एक इटालियन मेक की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी जिसका मॉडल 1934 था। यह पिस्तौल साइज में इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से हथेली में छिपाया जा सकता था या जेब में रखा जा सकता था और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। इस पिस्तौल की मैगजीन में 7 गोलियां आ सकती थीं। गोडसे ने उस पिस्तौल को हाथ में लिया तो उसे लगा कि जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो।
उसने जंगल में जाकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस की ताकि आखिरी वक्त पर कोई चूक न हो। आप सोचिए, एक तरफ पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था और संविधान बनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश के ही कुछ लोग अपने राष्ट्रपिता की हत्या की तैयारी कर रहे थे। यह सिचुएशन कितनी अजीब और डरावनी थी। ग्वालियर से हथियार लेने के बाद वे 29 जनवरी को वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए। ट्रेन के सफर में घोड़से एकदम शांत था, जबकि आप्टे थोड़ा बेचैन नजर आ रहा था। घोड़से ने अपने मन को पूरी तरह पक्का कर लिया था। उसे लग रहा था कि वह जो करने जा रहा है वह धर्म युद्ध है। यह एक इंसान का ब्रेन वॉश होने की इंतहा थी। वे दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां उन्होंने रिटायरिंग रूम नंबर 6 बुक किया। स्टेशन की भीड़ भाड़ में किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे आम मुसाफिरों की तरह ही लग रहे थे। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वह हत्यारा है। 29 जनवरी की रात उनके लिए बहुत भारी थी। शायद उन्हें नींद भी नहीं आई होगी। वे जानते थे कि अगली सुबह या तो वे अपना काम कर देंगे या फिर फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। उधर बिड़ला भवन में गांधी जी अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त थे। उन्हें कई बार चेताया गया था कि उनकी जान को खतरा है। सीआईडी के पास इनपुट्स थे कि मदन लाल के साथ ही वापस आ सकते हैं। डीआईजी ने तो यहां तक कहा था कि प्रार्थना सभा में आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जाए। लेकिन गांधी जी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उनका कहना था कि अगर मुझे मरना है तो मैं प्रार्थना करते हुए मरना पसंद करूंगा, न कि डर कर। ये एक तरह का सस्पेंस बिल्डअप हो रहा था, जहां एक तरफ मौत अपने हथियार पहने कर रही थी और दूसरी तरफ शिकार अपनी धुन में मग्न था। दिल्ली की उस सर्द रात में साजिश की गर्मी महसूस की जा सकती थी। घोड़से ने उस रात मूंगफली खाई, जो शायद उसका पसंदीदा खाना था। उसने अपनी वसीयत जैसी कुछ चिट्ठियां भी लिखी। उसे पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यह डू और डाई वाली स्थिति थी। 30 जनवरी की सुबह सूरज तो रोज की तरह ही निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में एक अजीब सी उदासी थी। घोड़से और आप्टे ने सुबह उठकर स्नान किया और खुद को तैयार किया। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने जो भीड़ में घुल मिल जाएं। घोड़से ने खाकी रंग की पोशाक पहनी थी, जो उस समय काफी कॉमन थी। उसने पिस्तौल को अपनी जेब में रखा और चेक किया कि वह आसानी से बाहर निकल सकती है या नहीं। पिस्तौल लोड थी और सेफ्टी कैच हटा दिया गया था। हर एक पल भारी होता जा रहा था। वे स्टेशन से निकले और पहले उन्होंने पुरानी दिल्ली का जायजा लिया। फिर वे बिड़ला मंदिर गए। वहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए। यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक इंसान भगवान के सामने सिर झुका रहा है और उसी भगवान के बनाए एक इंसान को मारने जा रहा है। 30 जनवरी 1948 की दोपहर। दिल्ली का मौसम सुहावना था, लेकिन हवाओं में एक अनजाना सा खौफ तैर रहा था। नाथूराम घोड़से और नारायण आप्टे अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी बिड़ला भवन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने कनॉट प्लेस के पास खाना खाया। यह शायद उनका आखिरी भरपेट खाना होने वाला था। घोड़से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसके चेहरे पर न तो पसीना था और न ही कोई शिकन। यह उसका आत्मविश्वास था या फिर मौत का डर खत्म हो चुका था, यह कहना मुश्किल है। उन्होंने एक तांगा किया और बिड़ला भवन की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे तांगा बिड़ला भवन के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे धड़कनें तेज होनी चाहिए थीं, लेकिन घोड़से पत्थर की मूरत बना हुआ था। दूसरी तरफ बिड़ला भवन में गांधी जी का दिन बहुत व्यस्त था। उस दिन उनकी मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से होनी थी। यह मुलाकात बहुत अहम थी क्योंकि उस समय नेहरू जी और पटेल जी के बीच कुछ मतभेद चल रहे थे और गांधी जी उन्हें सुलझाना चाहते थे। शाम के 4 बजे सरदार पटेल अपनी बेटी मणिबेन के साथ बिड़ला भवन पहुंचे। गांधी जी और पटेल जी की बातचीत शुरू हुई। गांधी जी उस दिन थोड़े भावुक लग रहे थे। उन्होंने बातों ही बातों में अपनी मौत का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आज रात या कल तक जीवित न रहूं तो इन बातों का ध्यान रखना। क्या उन्हें आभास हो गया था कि उनका वक्त पूरा हो चुका है? इसे छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस कहा जा सकता है। बातचीत इतनी गंभीर थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। शाम के 5 बज चुके थे। यह गांधी जी की प्रार्थना का समय था। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे। वह 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन उस दिन पटेल जी के साथ चर्चा में वह लेट हो रहे थे। आभा और मनु, जो उनकी पोतियों जैसी थीं और उनकी देखभाल करती थीं, वे इशारा कर रही थीं कि प्रार्थना का समय हो गया है। लेकिन गांधी जी बात खत्म करने में लगे थे। आखिरकार 5:10 पर बातचीत खत्म हुई। गांधी जी ने अपनी घड़ी देखी और उन्हें बहुत बुरा लगा कि वह 10 मिनट लेट हो गए हैं। उन्होंने आभा और मनु के कंधों का सहारा लिया और प्रार्थना स्थल की तरफ चल पड़े। यह वही वॉक थी जिसे आज भी लोग याद करते हैं। उधर घोड़से भीड़ में शामिल हो चुका था। वह मौका तलाश रहा था।
बिड़ला भवन के बगीचे में खासी भीड़ जमा थी। लोग बापू की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। घोड़से ने अपने साथी आपटे को इशारे से समझा दिया था कि अब वह आगे बढ़ेगा। आपटे भीड़ में पीछे रह गया। घोड़से ने अपनी जेब में हाथ डाला और पिस्तौल की मूठ को कसकर पकड़ा। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड होंगे। अगर वह चूका तो भीड़ उसे कच्चा चबा जाएगी। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और शोर दोनों था। गांधी जी तेजी से चल रहे थे ताकि देरी की भरपाई कर सकें। उन्हें क्या पता था कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी चंद कदम चल रहे हैं। घोड़से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। उसकी नजरें सिर्फ गांधी जी पर टिकी थीं। जैसे शेर अपने शिकार पर नजर रखता है, वैसे ही घोड़से आगे बढ़ रहा था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में लगे थे और गांधी जी के पास कोई क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुप नहीं था। शाम के 5:17 हो रहे थे। सूरज ढलने को था और बिड़ला भवन के लॉन में लंबी परछाइयां बन रही थीं। गांधी जी आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर तेजी से मंच की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें प्रार्थना करनी थी। भीड़ उनके सम्मान में रास्ता छोड़ रही थी। लोग हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे थे और गांधी जी भी मुस्कुराकर हाथ जोड़ रहे थे। तभी भीड़ में से एक युवक निकला। उसने खाकी रंग की वर्दी जैसी पोशाक पहन रखी थी। यह नाथूराम घोड़से था। वह तेजी से गांधी जी की तरफ बढ़ा। देखने वालों को लगा कि शायद वह गांधी जी के पैर छूना चाहता है। यह भारत में एक आम परंपरा है कि लोग बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं। मनु को भी यही लगा। घोड़से ने गांधी जी के सामने आकर नमस्ते किया। मनु ने देखा कि यह आदमी रास्ता रोक रहा है और बापू को पहले ही देर हो चुकी है। मनु ने घोड़से से कहा कि भैया, बापू को पहले ही 10 मिनट की देरी हो गई है, आप हट जाइए। लेकिन घोड़से के इरादे तो कुछ और ही थे। उसने झटके से मनु को धक्का दिया। मनु के हाथ से बापू का पीकदान और माला छूटकर नीचे गिर गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, घोड़से ने बिजली की फुर्ती से अपनी जेब से वह काली बेरेटा पिस्तौल निकाल ली। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का वक्त ही नहीं मिला। घोड़से ने पिस्तौल गांधी जी के सीने की तरफ तान दी। उस वक्त घोड़से और गांधी जी के बीच बमुश्किल 1 या 2 फीट की दूरी रही होगी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं और फिर वो हुआ जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। धां धां धां, एक के बाद एक 3 गोलियां चलीं। पहली गोली गांधी जी के पेट में लगी, दूसरी पसलियों के बीच और तीसरी सीधे सीने में। गोलियों की आवाज से पूरा बिड़ला भवन गूंज उठा। पक्षी पेड़ों से उड़ गए। सन्नाटा चीख में बदल गया। गांधी जी के मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम। हालांकि इस पर भी कुछ विवाद है कि उन्होंने हे राम कहा या नहीं, लेकिन जनमानस में यही बात रची बसी है। गोलियां लगते ही गांधी जी के हाथ जुड़े रह गए और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। उनका सफेद कपड़ा खून से लाल होने लगा। यह दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अहिंसा की बात की, उसका अंत इतनी भयानक हिंसा से हुआ। घोड़से ने गोलियां चलाने के बाद भागने की कोशिश नहीं की। उसने पिस्तौल हवा में लहराई और अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह चाहता तो भाग सकता था या भीड़ का फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने सरेंडर करना चुना। या शायद वह जानता था कि अब भागने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही लोगों को होश आया कि क्या हुआ है, भीड़ घोड़से पर टूट पड़ी। लोग उसे मारने पीटने लगे। अगर पुलिस वहां तुरंत नहीं पहुंचती तो शायद भीड़ घोड़से को वहीं खत्म कर देती। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से घोड़से को भीड़ से बचाया और गिरफ्तार किया। उधर गांधी जी को तुरंत उठाकर अंदर कमरे में ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी धड़कनें थम चुकी थीं। भारत का वह सितारा जो आजादी की रोशनी लाया था, अब बुझ चुका था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी दिल्ली और फिर पूरे देश में फैल गई। ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण रोक दिया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दौड़ते हुए बिड़ला भवन पहुंचे। नेहरू जी तो बच्चों की तरह रो रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बापू उन्हें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने रेडियो पर देश को संबोधित किया और वह ऐतिहासिक भाषण दिया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और अब चारों तरफ अंधेरा है। द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। ये लाइन सुनकर पूरा देश सिसक उठा था। उधर पुलिस स्टेशन में घोड़से एकदम शांत बैठा था। उसे अपने गे पर कोई पछतावा नहीं था। वह बार बार यही कह रहा था कि मैंने जो किया वह देश के लिए सही था। पुलिस वाले भी हैरान थे कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी यह आदमी इतना नॉर्मल कैसे है। यह एक फनेटिक माइंडसेट की निशानी थी। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे,
लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हर कोई स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। गोडसे के साथियों की तलाश शुरू हुई। नारायण आप्टे को भी बाद में पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पुणे से लेकर ग्वालियर और दिल्ली तक फैली हुई थी। इसमें कई लोग शामिल थे। सावरकर का नाम भी इस केस में आया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। लाल किले के अंदर एक विशेष अदालत लगाई गई जहां इस केस की सुनवाई हुई। गोडसे ने अदालत में अपना पक्ष रखा। उसने घंटों लंबा भाषण दिया जिसमें उसने बताया कि उसने गांधी जी को क्यों मारा। उसने बंटवारे और हिंदुओं के हितों की बात की। उसका मानना था कि गांधी जी की नीतियों के कारण भारत कमजोर हो रहा है। हालांकि कोर्ट के लिए हत्या होती है, चाहे उसके पीछे का मकसद कुछ भी हो। यह ट्रायल पूरी दुनिया की सुर्खियों में था। जज ने अपना फैसला सुनाया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी आरोपियों को उम्र कैद मिली। यह न्याय की जीत थी, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई कोई अदालत नहीं कर सकती थी। 15 नवंबर 1949 का दिन तय हुआ फांसी के लिए। अंबाला सेंट्रल जेल में गोडसे और आप्टे को फांसी दी जानी थी। आखिरी वक्त तक भी गोडसे के चेहरे पर शिकन नहीं थी। वह अपने विश्वास पर अडिग था। तो दोस्तों, यह थी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की पूरी दास्तां जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया। हम जल्द ही लौटेंगे एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।